हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जाम 4 क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ से कवर करने वाले हो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो हम इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम को कवर करते हुए क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, सामान्य निर्देश दिए गए हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। आपके प्रश्न पत्र में 6 खंड आपको मिलेंगे, क ख ग घ अड़ और च। खंड क में आपको पहले ही क्वेश्चन में 15 तक जो है बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। खंड ख में 2 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 6 और 7 जो है वो लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न आपको प्रत्येक जो है 3 अंक का है। ठीक है, और 8 और 9 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। 10 से 13 केस आधारित प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा। और प्रश्न संख्या 14 एक मानचित्र आधारित प्रश्न है जो 5 अंकों का है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम में चाहो तो यहाँ से आप इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन ए करेंगे हम। सेक्शन ए में खंड अ 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधान मध्यम रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो भारत, फ्रांस, इंग्लैंड या चीन। तो ये किस देश से होकर गुजरती है? इंग्लैंड से होकर। थ्रू विच कंट्री डज द प्राइम मेरिडियन पास? तो आंसर रहेगा आपका इंग्लैंड। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में से आपके पास जो है आंसर क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? इंग्लिश मीडियम में देखेंगे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। लिखित पांडुलिपियों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो पांडुलिपियाँ जो है वो हमें किसके बारे में बताती हैं? शिलालेख हैं, पांडुलिपियाँ हैं, तो ये हमें अतीत का ज्ञान देती हैं, अतीत के ज्ञान के बारे में बताती हैं। तो बी हमारा राइट आंसर रहेगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट? तो रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें पास्ट के नॉलेज का पता चलता है, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक या आर्कटिक महासागर? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। विच ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया? तो कौन सा रहेगा? इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, समुदाय में रहने से हमें क्या मिलता है? तो समुदाय के अंदर जब हम रहते हैं तो हमें सहायता और सुरक्षा मिलती है। ए इसका राइट आंसर रहेगा। व्हाट डू वी गेट बाय लिविंग अ कम्युनिटी? ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? हेल्प एंड सिक्योरिटी। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन कहलाता है? तो ग्राम पंचायत जो है उसका हेड, उसका मुखिया कौन होता है? सरपंच उसका मुखिया होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु इज कॉल्ड द हेड ऑफ ग्राम पंचायत? तो सरपंच रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पृथ्वी की कुल कितनी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं? तो पृथ्वी जो है, तो दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है ये क्या हैं? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, हाउ मैनी इमेजनरी लाइन्स आर ड्रॉन ऑन अर्थ? तो बोथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। किस महासागर का आकार जो है वो एस जैसा दिखता है? तो कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। विच ओशन लुक्स लाइक द लेटर एस? तो ये कौन सा हो जाएगा? एस जैसा, अटलांटिक ओशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिलालेख किसे कहते हैं? तो पत्थरों पर खुदी हुई लिखावट है, पत्तों पर लिखे अक्षर हैं, लकड़ी पर चित्र या मिट्टी के बर्तन। तो शिलालेख क्या होते हैं? पत्थरों पर खुदी हुई लिखावट जो है उसको शिलालेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? इंग्लिश मीडियम में देखेंगे क्या है इंस्क्रिप्शंस? तो राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी जो है वो सी रहेगा, नई दिल्ली में भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। परिवार में बुजुर्गों से हमें क्या मिलता है? तो परिवार में बुजुर्गों से हमें अधिक संपत्ति, अनुभव और परंपराएं, प्रतियोगिता, स्वतंत्रता। तो हमें क्या मिलता है परिवार में बुजुर्गों से? अनुभव और परंपराएं जो है वो हमें मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम एल्डर्स इन द फैमिली? सो वी गेट एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम द फैमिली।
पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो पंचायत चुनाव जो है वो हर 5 साल में होते हैं। आंसर हमारा सी रहेगा, हर 5 साल। क्वेश्चन 12 है, पंचायत इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? तो एवरी 5 ईयर्स। 13, पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के लिए धन कहाँ से आता है? तो जो कर दिया जाता है उससे, राज्य सरकार और कर संग्रह से आता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, कर राज्य सरकार और कर संग्रह से। क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, फ्रॉम वेयर डज द फंड फॉर डेवलपमेंटल वर्क एट पंचायत लेवल कम? तो फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड टैक्स कलेक्शन से आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? भारत वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच हेमिस्फीयर इंडिया लोकेटेड? तो कौन से हेमिस्फीयर में है इंडिया लोकेटेड? दैट इज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आंसर आपका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार, तो कौन सा हो जाएगा? गोवा। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरियाज? तो क्या रहेगा? गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया। नाउ सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी में आपको 2 से 5 तक जो है अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। तो अति लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे। तो देखिए प्रश्न 2 है, नीचे बॉक्स में मानचित्र के प्रकार लिखे हैं, बताइए कि इनमें किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा? तो भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, देखिए गांव की सीमाएं जो है अगर हमें दिखानी है तो कौन से टाइप का मानचित्र होता है? आपने चैप्टर में पढ़ा है, तो उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। अब सूती वस्त्र उद्योग दिखाना है तो इस तरह की जो लोकेशन दिखाई जाती है वो क्या रहेगा? थीमेटिक मानचित्र रहेगा। अब देखिए वर्षा दिखानी है तो वर्षा भी किस में होगा? थीमेटिक में होगा। मैदान दिखाना है तो वो क्या होगा? भौतिक मानचित्र होगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल और अच्छे से जो है क्लियर कर लीजिएगा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि माउंटेन है, पर्वत दिखाने हैं, प्लेन एरिया दिखाना है, जैसे मैदान दिखाना था हमें, है ना, और आप कह सकते हो नदियाँ दिखानी हैं, जो समुद्र है वो दिखाने हैं, तो वो किस में होता है? उसके लिए होता है भौतिक मानचित्र। क्लियर? और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होते हैं राजनीतिक यानी पॉलिटिकल। तो राजनीतिक में क्या दिखाया जाता है? बाउंड्रीज, जो ह्यूमन मेड बाउंड्रीज हैं उनको दिखाया जाता है किसमें? पॉलिटिकल में, ठीक है। पॉलिटिकल या राजनीतिक में जो है जो ह्यूमन मेड बाउंड्रीज़ हैं उनको दिखाया जाता है। जैसे कि हमें कोई शहर दिखाना है, कोई गांव दिखाना है, स्टेट दिखाना है, तो उस चीज़ के लिए राजनीतिक होते हैं। जैसे गांव की सीमाएं दिखाई गई, वो मनुष्य ने बनाई हैं, तो वो राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल। उसके बाद थीमेटिक में क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र होता है एक पर्टिकुलर थीम दिखाने के लिए। जैसे वर्षा है, वर्षा एक थीम है तो हमने थीमेटिक मानचित्र लिखा, ठीक है। उसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग, ये एक थीम है, उसके लिए हमने लिखा। अगर हम दिखाते कि फॉरेस्ट दिखाना है, हमें जंगल दिखाना है तो भी लिखते। पॉपुलेशन दिखानी है, जनसंख्या, तो भी हम थीमेटिक से दिखाते। तो ये डिफरेंस होता है तीनों में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, इसी के और में करेंगे या इसी को हम पहले इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, बिलो आर द टाइप ऑफ मैप एंड आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ मैप वुड बी यूज टू शो द फॉलोइंग? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। तो बाउंड्रीज ऑफ ए विलेज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बाउंड्रीज किससे दिखाएंगे? पॉलिटिकल से। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थीमेटिक से। रेनफॉल थीमेटिक हो जाएगा और प्लेन्स जो है वो फिजिकल हो जाएगा ना। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, इसी में और में सेकंड के और में, भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है जबकि लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में क्या समय होगा? तो देखिए ग्रीनविच और भारत का जो मानक समय रेखा है, आपने इसके बारे में ज़रूर अच्छे से रीड किया है, उसके बीच 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। भारत जो है वो ग्रीनविच से पूर्व में है, इसलिए भारत का समय क्या होगा? ग्रीनविच से आगे होगा, ठीक है। तो लंदन में 2 बजे हैं, दोपहर है, 2 बजे वहाँ पे क्या है? दोपहर है। तो भारत में 2 में आप 5.5 घंटे और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना टाइम होगा? 7:30 बजे होंगे शाम के। तो भारत में शाम के कितने बजे होंगे? 7:30 बजे होंगे।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। इंडिया इज लोकेटेड एट 82 डिग्री 30 ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एंड व्हेन इट इज़ टाइम 2 PM इन लंडन व्हाट विल बी द टाइम इन इंडिया। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन इज़ 5 hours and 30 minutes। ठीक है, इंडिया इज़ टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो इंडिया जो है वो ग्रीनविच के कहाँ है, ईस्ट में है, सो इंडियन टाइम विल बी अहेड। इफ़ इट इज़ 2 PM इन लंडन देन द टाइम इट विल बी 2 + 5:30, इसमें ऐड कर दीजिए तो 7:30 रहेगा इंडिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेती की शुरुआत कैसे हुई, थर्ड क्वेश्चन है। तो खेती की शुरुआत कैसे हुई थी, तो प्रारंभ में जो है मनुष्य शिकार फल फूल पर निर्भर था बच्चों। धीरे धीरे उसने देखा कि मिट्टी में जो है बीज गिरने से पौधे उग जाते हैं। अब यहीं से उसने क्या करना शुरू किया, खेती की शुरुआत कर दी। मनुष्य ने अनाज उगाना और पालतू पशु जो है वो पालना शुरू कर दिया। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, हाउ डिड फार्मिंग बिगिन। तो इन द बिगनिंग ह्यूमंस डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फ्रूट्स, ग्रेजुअली दे ऑब्जर्व दैट व्हेन सीड्स फेल इनटू द सॉइल न्यू प्लांट्स ग्रू, दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। ह्यूमंस स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे। तो प्राचीन नाम क्या थे भारत के, प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त, ठीक है, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और हिंदुस्तान कहा जाता था। भारत नाम की उत्पत्ति महाभारत के राजा भरत से मानी जाती है। व्हाट वर द सम ऑफ द एंशिएंट नेम्स ऑफ इंडिया, तो केवल नाम भी आप लिख सकते हो। इन एंशिएंट नेम इंडिया वाज नोन एज आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, ठीक है, भारतवर्ष एंड हिंदुस्तान। द नेम भारत इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम किंग भारत मेंशन इन द महाभारत। प्रश्न 5 है, परिवार और समुदाय बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो परिवार और समुदाय बच्चों को सामाजिक मूल्य, परंपराएं और सहयोग करना सिखाते हैं। अथवा में दिया गया है, संयुक्त परिवार के कोई 2 लाभ लिखिए। तो संयुक्त परिवार में क्या होगा, सहयोग और अनुभव साझा करने का लाभ मिलता है। व्हाट डू फैमिली एंड कम्युनिटी टीच चिल्ड्रन। तो फैमिली एंड कम्युनिटी टीच चिल्ड्रन सोशल वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड कॉपरेशन। और में दिया गया है, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ ए जॉइंट फैमिली। ठीक है, जॉइंट फैमिली की क्या एडवांटेज रहेंगी, तो आंसर रहेगा, इन ए जॉइंट फैमिली देयर इज़ अ म्यूचुअल सपोर्ट एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, म्यूचुअल सपोर्ट होता है, शेयरिंग होता है एक्सपीरियंसेस का। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं 3 अंक का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, इतिहास लिखने में सिक्कों और पांडुलिपियों की क्या भूमिका है। तो सिक्कों से हमें शासकों, व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। पांडुलिपियों से धर्म, साहित्य, संस्कृति, समाज की जानकारी मिलती है। दोनों मिलकर हमें अतीत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉइन्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट इन राइटिंग हिस्ट्री। तो कॉइन्स जो है दे गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी। ठीक है, किस तरह का व्यापार होता था, कैसी मुद्रा थी, उन सब के बारे में हमें कॉइन्स से पता चलता है। एंड मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, दे प्रोवाइड नॉलेज अबाउट रिलीजन, लिटरेचर, कल्चर, सोसाइटी। टुगेदर दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। नाउ अथवा में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का, कि सामान्यतः कितने महाद्वीप हैं और उनके क्या नाम हैं। तो 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका रहेगा, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ क्वेश्चन 6 इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें निर्णय लेने की शक्ति जो है वो किसके पास होती है, जनता के पास होती है। आमतौर पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जो शासन चलाते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों को अपनी बात कहने का अधिकार देता है और उनसे अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सो क्वेश्चन 7 रहेगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर टू मेक डिसीजन लाइज विद द पीपल। Usually people elect their representative who govern on their behalf. It is important because it allows citizens to express their opinion and protect their right and freedom. इसलिए क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है प्रश्न 7, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच क्या अंतर है। तो बच्चों जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है कि जो भी नागरिक होते हैं किसी भी मुद्दे या कानून पर क्या करते हैं, सीधे मतदान करते हैं। उदाहरण, किसी कक्षा में सभी छात्र पिकनिक स्थान तय करने के लिए वोट दें, तो इसमें क्या हुआ, इसमें सभी छात्रों का योगदान रहा। ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे।
जबकि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो कानून बनाते हैं और निर्णय लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहेंगे। क्वेश्चन 7 इंग्लिश मीडियम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑल सिटीजन डायरेक्टली वोट ऑन एन इश्यू और लॉ, एंड एग्जाम्पल रहेगा स्टूडेंट वोटिंग टुगेदर टू डिसाइड अ पिकनिक प्लेस। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होगी, सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक लॉज एंड डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सेक्शन डी दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न रहेंगे, 5 अंक के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न 8 है, देशांतर के साथ स्थानीय समय और मानक समय का क्या संबंध है। तो देखिए, स्थानीय समय और मानक समय का देशांतर रेखाओं के साथ गहरा संबंध होता है, क्योंकि पृथ्वी को देशांतर के आधारों पर समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, स्थानीय समय क्या है, यह किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति पर आधारित समय होता है। तो ध्यान रखेंगे, स्थानीय समय सूर्य की स्थिति पर आधारित है। यह देशांतर के अनुसार बदलता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है और अलग अलग स्थानों पर सूर्य अलग अलग समय पर दिखाई देता है। ये तो हो गया स्थानीय समय। अब है मानक समय। मानक समय कौन सा समय है, यानी जो हम अपनी वॉच में देखते हैं, घड़ियों में देखते हैं, वो होता है मानक समय। यह किसी बड़े क्षेत्र या देश में एक समान समय होता है ताकि कार्यों का समन्वय आसान हो सके। प्रत्येक समय क्षेत्र का मानक समय सामान्यतः उस क्षेत्र के मध्य देशांतर के स्थानीय समय पर आधारित होता है। जैसे जैसे हम पूर्व या पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, स्थानीय समय हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे से बदलता है, क्योंकि पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है आप इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से अच्छे से इसको समझ लेंगे, याद कर लेंगे। हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम आर रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड बिकॉज द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टाइम जोन बेस्ड ऑन लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। हिंदी में मैंने आपको समझा दिया है, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। लोकल टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सन इन अ स्पेसिफिक प्लेस। ठीक है, इट चेंजेस विद लॉन्गिट्यूड बिकॉज द अर्थ रोटेट एंड डिफरेंट प्लेसेस सी द सन एट डिफरेंट टाइम्स। स्टैंडर्ड टाइम क्या रहेगा, दिस इज अ यूनिफॉर्म टाइम यूज्ड अक्रॉस अ लार्ज एरिया लाइक अ कंट्री और रीजन to make it easier to coordinate activities. Each time zone has a standard time which is usually set to match the local time at a central point within that zone. As you move east to west, the local time changes by 1 hour. ठीक है, तो local time वो change होता है for every, that is so for every 15 degree of longitude because the earth rotate 15 degree each hour. Clear? और में दिया गया है प्रश्न, देखिए, महासागर और महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन विशेषकर मानव जीवन को किन किन तरीकों से जो है प्रभावित करते हैं। तो महासागरों का प्रभाव क्या रहेगा, देखिए, महासागर किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो जलवायु पर नियंत्रण रखते हैं। महासागर अपनी धाराओं द्वारा गर्मी को पूरे ग्रह में फैलाकर पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिख देंगे बच्चों, ऑक्सीजन उत्पादन। महासागर छोटे पौधे जिन्हें महासागर में छोटे पौधे जिन्हें क्या कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, उसके माध्यम से विश्व की आधी से अधिक ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इसीलिए महासागरों को जो है उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल चक्र, महासागर जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैव विविधता, महासागर अनेक प्रकार के समुद्री जीवों का घर है जो पृथ्वी की जैव विविधता के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्थिक लाभ है, तो महासागर जो है वो मत्स्य पालन, परिवहन और पर्यटन जैसी गतिविधियों से रोजगार और संसाधन प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन 8 है, इन व्हाट वेज डू ओशन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो ओशन इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो सबसे पहले इसमें हमने समझ लिया है क्लाइमेट कंट्रोल है, दूसरा ऑक्सीजन प्रोडक्शन है, वाटर साइकिल है, बायोडाइवर्सिटी यानी जो भी विविधता है, बायोडाइवर्सिटी अलग अलग प्रकार के जीव जो है वो मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट है, ओशन प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म। इसके अलावा आप सुनामी वगैरह के बारे में भी लिख सकते हो कि सुनामी से हमारा जीवन जो है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है तो प्रभावित होता है। क्लियर, तो प्रभाव जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है,
क्या आपने घर या आसपास पुराने सिक्के, पुस्तकें, कपड़े, आभूषण या बर्तन देखे हैं? इन वस्तुओं से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, या पुराने घरों और इमारतों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो हाँ, हमने जो है घर में पुराने सिक्के होते हैं, पुस्तकें होती हैं, कपड़े, आभूषण और बर्तन देखे हैं। कई बार हम म्यूजियम में जाके भी देखते हैं। तो इन वस्तुओं से हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे अगर हम सिक्के की बात करें तो हमें पुराने शासक और उस समय के लेन देन के बारे में बताते हैं। पुस्तकें हमें पुराने ज्ञान और कहानियों के बारे में जानकारी देती है। कपड़े उस समय की फैशन शैली और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। आभूषण जो है वो कला, कौशल और सांस्कृतिक परंपराओं को दिखाते हैं। बर्तन उस समय के लोगों की दिनचर्या और भोजन की आदतों के बारे में हमें बताते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन्स, बुक्स, clothes, jewelry and utensils in and around your houses? What type of information can we gain from such object or from old houses or buildings? तो आंसर रहेगा yes, I have seen old coins, books, clothes, jewelry and utensils at home. These item tells us a lot about the past. तो coin shows us old rulers and how money was used. Books gives us story and knowledge from the past. Clothes reveal fashion trends and social status. Jewelry shows craftsmanship and cultural importance. Utensils tells us about the daily life and cooking habits. ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 to 13 जो है देखिए स्रोत आधारित प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 16 नंबर का यहाँ से ये सेक्शन हो जाएगा। तो प्रश्न 10 है, भारत के इतिहास को कई नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, भारत को सप्त सिंधु कहता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों की भूमि। महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसे भारतवर्ष कहा गया है, जिसका अर्थ है भरतों की भूमि। एक अन्य नाम जम्बू द्वीप था, जिसका अर्थ है जामुन वृक्ष की भूमि। विदेश यात्रियों ने भी भारत को अलग अलग नाम दिए। फारसियों ने इसे हिंद कहा, यूनानियों ने इसे इंडोई कहा, चीनियों ने इसे इंदू कहा। ठीक है, और ये सभी नाम दर्शाते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं ने समय समय पर भारत को किस प्रकार पहचाना। ऋग्वेद में भारत को किस नाम तो ऋग्वेद में भारत को जो है किस नाम से संबोधित किया गया है? तो हमने अभी ऊपर देखा ना, तो भारत को ऋग्वेद में सप्त सिंधु कहा जाता है। तो ऋग्वेद में किस नाम से किया? सप्त सिंधु के नाम से किया। यूनानियों ने भारत को किस नाम से पुकारा? तो इंदोई के नाम से पुकारा। भारत के 2 प्राचीन नाम लिखिए और उनका अर्थ बताइए। तो 2 प्राचीन नाम देखिए, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि, और जम्बू द्वीप यानी जामुन वृक्ष की भूमि। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो आप यहाँ से बच्चों इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, अपने आप रीड करेंगे। हिंदी में हम पढ़ चुके हैं ना, तो आप अपने आप अच्छे से इसको रीड करेंगे, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बाय व्हाट नेम वाज इंडिया रेफर टू इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया? सप्त सिंधु। व्हाट नेम डिड द ग्रीक यूज़ फॉर इंडिया? इंडिया ने जो है ग्रीक ने इंडिया का नाम क्या पुकारा? इंदोई पुकारा। ठीक है, राइट टू एंशियंट नेम ऑफ इंडिया एंड देयर मीनिंग? तो सप्त सिंधु द लैंड ऑफ 7 रिवर्स एंड जम्बू द्वीप द लैंड ऑफ जम्बू ट्री। ठीक है, 2 नाम बताने थे आपको मीनिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया गया है, इसमें लोकतंत्र जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने नेताओं का चुनाव करती है, उनका शासन चलाते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा के डेमोस और क्राटोस से बना है, जिसका अर्थ है लोगों का शासन। भारत में लोग मतदान करके संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समान अधिकार सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। एमएलए का पूरा नाम लिखिए। तो एमएलए क्या है? एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सदस्य। लोकतंत्र में लोगों को कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो लोकतंत्र में लोगों को जो है उनको न्याय पाने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। नाउ क्वेश्चन 11 इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। देखिए यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही आप पैराग्राफ अच्छे से कर लोगे ना, तो आपको आंसर सारे मिल जाएंगे। तो देखिए, व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज दैट इज रूल बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? मीन्स रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होगी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हाट आर द मेन राइट्स ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में मेन राइट्स क्या हैं? तो वो क्या होंगे? राइट टू जस्टिस एंड राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको हम पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर करेंगे। एक छोटे कस्बे में लोग गंदी सड़कों और हरियाली की कमी से परेशान थे। विद्यार्थियों, शिक्षकों, दुकानदारों सहित कुछ स्वयंसेवकों ने मिलकर एक सामुदायिक स्वच्छता शुरू किया। तो कस्बे के लोग किस समस्या से परेशान थे? गंदी सड़कों और हरियाली की कमी से।
स्वयंसेवकों ने कस्बे को सुंदर बनाने के लिए क्या किया? तो उन्होंने पेड़ लगाए, दीवारों पर रंग करवाया और कूड़ेदान लगाए। ठीक है ना, ये दूसरे का आंसर यहीं से मिल गया आपको। भले ही उन्हें कोई धन नहीं मिला, पर उनके प्रयासों से कस्बा जो है साफ सुथरा सुंदर बन गया। उनके कार्यों से अन्य लोग भी प्रेरित हुए कि वे अपने आसपास सफाई रखें और पर्यावरण की रक्षा करें। इससे यह सिद्ध हुआ कि सामुदायिक सेवा का मूल्य जो है वो धन से कहीं अधिक है। तो इस घटना से हमें सामुदायिक सेवा के बारे में क्या सीख मिलती है? तो सामुदायिक सेवा जो है उससे समाज सुंदर और स्वस्थ बनता है। धन न मिलने पर भी यह कार्य मूल्यवान है, क्योंकि ये स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या करता है? प्रेरित करता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब इसी को आप इंग्लिश मीडियम में कर लेंगे बेटा। तो ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर करेंगे। व्हाट प्रॉब्लम्स वर द पीपल ऑफ द टाउन फेसिंग? तो डर्टी स्ट्रीट एंड लैक ऑफ ग्रीनरी। व्हाट डिड द वॉलंटियर डू टू द ब्यूटिफाई द टाउन? ब्यूटिफाई करने के लिए क्या किया? उन्होंने ट्री प्लांट किए, पेंटेड वॉल्स एंड प्लेस्ड डस्टबीन्स। व्हाट डज दिस स्टोरी टीच अस अबाउट कम्युनिटी सर्विस? क्या ये स्टोरी जो है हमें क्या सिखाती है? कम्युनिटी सर्विस मेक सोसाइटी क्लीन एंड हेल्दी। इवन विदाउट मनी इट इंस्पायर पीपल टूवर्ड्स द क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंटल केयर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी में दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। 24 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण भारत और हिंद महासागर के आसपास 13 देशों में भीषण सुनामी आई। इसमें 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल का तटीय भाग जो है वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ। पहला क्वेश्चन है, भारत के कौन से भाग 2004 की सुनामी में सबसे अधिक प्रभावित हुए? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल। भारत में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया है? ऐसी सुनामी दुर्लभ होती है लेकिन अत्यंत विनाशकारी होती है। सौभाग्य से इन्हें अक्सर पहले ही पहचाना जा सकता है और अर्ली वार्निंग सिस्टम से लोगों की जान बचाई जा सकती है। भारत सहित कई देश इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम का हिस्सा हैं। भारत ने आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना की है। तो कौन सा संगठन बनाया है? एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या महत्व है? तो यह सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से समय का पता लगा लेता है। इससे लोगों की जान और संपत्ति को बचाने के उपाय किए जा सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश मीडियम में दिया गया है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से पैराग्राफ को। ठीक है, हिंदी में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस हैं यहाँ से, विच पार्ट ऑफ द इंडिया वर मोस्ट अफेक्टेड बाय द 2004 सुनामी? तो कौन से एरिया थे? तो यहाँ पे दिया गया है ना आपको कि कौन से एरिया थे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु एंड केरला। क्लियर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड इन इंडिया टू मैनेज डिजास्टर्स? तो एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम? अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट हेल्प टू डिटेक्ट द नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी इन एडवांस। इट हेल्प इन सेविंग लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी। खंड च दिया गया है, मानचित्र आधारित प्रश्न तो जो है मैप बेस्ड रहेंगे। दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थलों को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो नई दिल्ली, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये आपको मार्क करने हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे। इसके अलावा भी आपको आ सकता है, तो यहाँ से इसको कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे न्यू दिल्ली है, तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला, ये क्या है, ये न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राजस्थान, तो ये जो है ये क्या है, ये राजस्थान होगा। क्लियर। उसके बाद दिया गया है केरला, तो ये क्या है स्टेट, ये केरला हो जाएगा। देन पश्चिम बंगाल, तो ये जो है हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्लियर। उसके बाद दिया गया है गुजरात, तो ये जो स्टेट है ये क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्लियर। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो बच्चे तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और यहाँ पर आपको इसी तरह के प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं। ठीक है, सारी अपडेट्स मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।